अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनेमिक चैप्टर हमने शुरू किया था, जिसका हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। तो थ्योरी और उसकी डेरिवेशन की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या, कि वो आम अल्फाज में हम उसको किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक ऐसी चीज़ है कि जो नॉन इलेक्ट्रिकल थिंग्स को ना नॉन इलेक्ट्रिक चीज़ से इलेक्ट्रिक चीज़ आपके पास बना के देती है आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक जनरेटर है, वो मैकेनिकल वर्क को आपके करता है कि कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी को। आपके पास आपका बैटरी होती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, वो क्या करता है केमिकल एनर्जी से आपको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। उसके बाद आपके पास सेल होते हैं, सोलर पैनल्स होते हैं। सोलर पैनल्स क्या करते हैं, आपके लिए लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो इस सारे प्रोसीजर के अंदर कुछ ना कुछ फोर्स रिक्वायर्ड होती है, इस सारे प्रोसीजर को होने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन होता है कि जिससे ये नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल के अंदर चीज़ें आ जाती हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं, इस वर्क डन, इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इसी तरह ही है कि फॉर एग्जांपल, आपका एक स्कूल है, एक बैटरी क्या है, एक बैटरी की एनालॉजी आप एक स्कूल से लें तो आपके स्कूल में एक टीचर होता है, वो बड़ा मोटिवेशनल टीचर है आपका, और वो आपको कोई काम आपने नहीं भी करना तो वो आपको मोटिवेट करता है कि बेटा आपने जाना है, आपने जाके पढ़ना है, आपने ये करना है, आपने वो करना है। और आप मोटिवेट हो जाते हैं अंदर से और आप कहते हैं यार आज तो मैं घर जाऊंगा और मैं तकरीबन पढ़ता ही रहूँगा, मैंने छुट्टी आज तो करनी ही नहीं है। इसी तरह वो मोटिवेशनल टीचर की तरह अब बैटरी के अंदर ये ईएमएफ जो होता है, ये इलेक्ट्रोमोटिव, इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करने वाली फोर्स होती है, कि जो इलेक्ट्रॉन को कहती है कि इलेक्ट्रॉन बेटा जाएं, सर्किट में से मूव करके आएँ, जो भी डिवाइस है उसको चला के आप आएँ। तो ये जो चीज़ होती है, ये क्या होता है, ये ईएमएफ होता है। दिस ईएमएफ ये उसको धकेलती है, फोर्स प्रोवाइड करती है, उसको पुल करती है, उस पर वर्क डन करती है चार्ज के ऊपर, कि आप जाएं और जाके सर्किट में से मूव करें। और अभी फिर हमने लेक्चर में इसको बताना है कि ये कितने हिस्सों में डिवाइड है, ये किस तरह इसकी लूप बनती है। और एनालॉजी आप देखें ईएमएफ की, और तो वो इस तरह है कि आपके पास पानी की टंकी है एक, यू हैव अ टैंक ऑफ वाटर। तो अब वो आपकी पानी की टंकी आपने छत पे रखी हुई है, तो आप पानी आपका आ गया, आपने अब मोटर चलाई, मोटर से एक दफ़ा टंकी को भर दिया ऊपर। तो जब भी अब आप नीचे नल खोलते हैं, क्या आपको मोटर चलानी पड़ती है? नहीं ना, कि वो खुद ब खुद पानी आ जाता है। वो किस वजह से आता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आपके पास वो ग्रेविटी होती है जो आपको वो पानी ऊपर से नीचे ला देती है। इसी तरह अब बैटरी के अंदर आपने बैटरी एक दफ़ा चार्ज कर दी, अब वो चार्ज जोन सा है उसने बीच में वो पानी जो था टैंकी के अंदर स्टोर हुआ, मोटर ने किया। इसी तरह अब चार्ज जोन सा है आपने चार्जर के थ्रू वो जो चार्ज था वो बैटरी में स्टोर कर दिया। अब वो स्टोर हो गया उसके अंदर। तो अब जिस तरह ग्रेविटी ने वो पानी ऊपर से नीचे लाया, इसी तरह ईएमएफ क्या करता है, उस चार्ज को सर्किट के थ्रू फ्लो कराता है। तो अब मुझे इस बात की उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा दिमाग में आइडिया आ गया होगा कि ईएमएफ होती क्या चीज़ है। तो अब हम चलते हैं कि ईएमएफ वर्क कैसे करती है, हम इसका फार्मूला किस तरह ड्राइव करते हैं, ये कितनी लूप्स में मुश्तमिल है, इसको जो सा इसके अंदर रेजिस्टेंस कितनी होती हैं, हम सारी बातें वो डिस्क्राइब करते हैं अभी। तो चलते हैं अपनी थ्योरी की तरफ। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी थ्योरी की तरफ, कि अगर ये पेपर में आ जाए चीज़ तो हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को पेपर में किस तरह लिखेंगे। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन है वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग अगेंस्ट द फील्ड इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कि ये फील्ड के अगेंस्ट हमने चार्ज को मूव करवाना होता है, क्योंकि जो फील्ड होती है वो अपोज करती है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को।
अगर वो अपोज ना करे फिर तो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली जो सा है वो मूव कर जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। कुछ रेजिस्टेंस होती है, कुछ उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनती है ईएमएफ की वजह से, कुछ अपोजिंग फोर्स होती है जिसको ओवरकम करती है ये ईएमएफ और चार्ज वहाँ से मूव करती है। अगर हम देखें ईएमएफ का या वोल्टेज, ये वोल्टेज का फार्मूला भी बिल्कुल यही होता है। अगर हम देखें ईएमएफ में कि ईएमएफ वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज होता है, कि ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है ये पर यूनिट चार्ज के ऊपर जो वर्क डन होता है उसको मूव इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कराने के लिए उसे हम ये ईएमएफ कहते हैं। अब आप एक बात थोड़ी सी आपको जहन में अगर खटक रही हो, आपको जहन में ये बात सवाल आता है कि यार ऊपर देखें इसमें लिखा हुआ है वर्क डन और नीचे हम कहते हैं ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो ये होती है फोर्स, ये वर्क पर यूनिट चार्ज, ये फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है असल में। और बहुत से लोग फिर ये कहते हैं कि इस कंट्रोवर्सी में ना पढ़ा जाए कि ये फोर्स है, फिर हम इसको वर्क कह देते हैं, तो हम इसको एज एन इसका एक नया नाम रख देते हैं। मैनी पीपल रेफर इट एज इलेक्ट्रोमोटेंस, इसी वजह से कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि ये एक फोर्स होगी, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट अ फोर्स। तो अब देखते हैं हमारा आगे फार्मूला। ओहम्स लॉ के मुताबिक हमारे पास ये जो ईएमएफ होती है, सोर्स की जो ईएमएफ है वो आई आर के बराबर है। ये जो ईएमएफ है ये इसके करंट और ये टोटल रेजिस्टेंस जो ये ऑफर करती है उसके बराबर है। तो अब आप देखें तो ये आई आर जोन सा है, आर अब रेजिस्टेंस जोन सी है सर्किट के अंदर, वो इंटरनल रेजिस्टेंस भी है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो बैटरी है, इस बैटरी के अंदर टर्मिनल्स के दरमियान कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल कोई आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर यहाँ से यहाँ तक जो सा है वो आयंस ने मूव करना होता है। अगर आप आगे देखते हैं इस डायग्राम के अंदर, तो यहाँ से यहाँ तक जो सा है ये आयन मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब जो से कैटाइंस हैं, कैटाइन यहाँ से मूव करते हैं इस डायरेक्शन में, तो इनको कुछ ना कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगी, केमिकली यहाँ पे कुछ ना कुछ इनको क्या मिलेगी, रेजिस्टेंस मिलेगी। उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा कि एक इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट की डेवलप हो जाएगी। उस इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है। फिर हम चलते हैं कैपिटल आर प्राइम की तरफ, तो ये कैपिटल आर प्राइम ये इस डिवाइस की रेजिस्टेंस है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो सी है, और जो ओवरऑल रेजिस्टेंस इसको सम करने के बाद आती है उसको हमने कह दिया है कि वो क्या है, आर है। तो अब चलते हैं कि इसकी सिंबल अगर आपने ईएमएफ देखनी है, वैसे सिंबॉलिकली आपने इसकी डायग्राम बनानी है तो वो कुछ यूं बन जाएगी। अगर वैसे समझने के लिए अगर आपने डायग्राम बनानी है तो वो कुछ इस तरह की बनेगी। अब हम चलते हैं कि नेट फोर्स पर यूनिट चार्ज, कहते हैं नेट फोर्स पर यूनिट चार्ज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज इनसाइड द बैटरी एंड फोर्स पर यूनिट चार्ज आउटसाइड द बैटरी। अब इसमें आप देखें तो आपके पास एक लूप बनती है जो कि दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। अगर आप इस वाली डायग्राम को देखें ना, तो आपके पास एक लूप बन रही है जो कि दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, एक एक्सटर्नल ये हिस्सा और एक इंटरनल ये हिस्सा। अब होता क्या है कि ये मैंने एक लिया है, आप समझ लें इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ है और इसमें कैटाइन एनाइंस हैं। अब जब भी यहाँ से एक आयन जोन सा या एक एटम जोन सा है वो अपना क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जब दे देगा, इलेक्ट्रॉन देने पे उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा, इसको छोड़ के यहाँ से कैथोड की तरफ मूवमेंट अपनी शुरू कर देगा। अब वो कैथोड की तरफ मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे जो नेगेटिव है वो एनोड की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। ये जो उनसे यूं इस तरह मूवमेंट इनकी होगी, तो इंटरनल भी हम यहाँ पे कुछ चार्ज जोन से है वो मूव कर रहे हैं, कुछ आयंस जोन से हैं वो क्या है, मूव कर रहे हैं। उनको मूवमेंट के लिए जो फोर्स नीडेड है वो फोर्स क्या है आपके पास, एफ
एस है, दिस इज द फोर्स एफ एस। तो अब ये ई क्या है, और ई जो सी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऊपर इन दो टर्मिनल्स के दरमियान आ जाती है, कि अंदर ये एनोड है, बाहर ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ये एज ए कैथोड होगा, सही। तो बाहर ये कैथोड से एनोड, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, जिसकी वजह से क्या आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक करंट अगर आप देखते हैं तो वो आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ से अंदर पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, और यहाँ पे जो इनके दो टर्मिनल्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई है। तो अब देखते हैं कि यहाँ से आगे हमने क्या करना है। यहाँ से आगे हम कहते हैं कि यहाँ पे एक हम इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ले लेते हैं ओवर अ क्लोज लूप। इस क्लोज लूप के लिए यहाँ पे एफ एस है और यहाँ पे क्या है, ई है, और ये टोटल जो सी फोर्स पर यूनिट चार्ज है, फोर्स जो इस समझें इस एक इलेक्ट्रॉन पे लग रही है, वो क्या है आपके पास एफ है। तो अब आप देखते हैं कि यहाँ पे आपने लाइन इंटीग्रल ले लेना है इसका। तो जब आप इसका लाइन इंटीग्रल लेते हैं क्लोज ओवर अ क्लोज लूप, तो आपके पास कुछ चीज़ इस तरह की बन जाती है। अब आप देखें तो आपके पास ये जो चीज़ है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के लिए, फॉर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, आपके पास ये चीज़ वोल्टेज के बराबर होती है। और आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज कभी भी एक लूप के अंदर देखें, लूप क्या होता है, वोल्टेज हमेशा दो टर्मिनल्स के दरमियान होती है। अगर आप एक लूप लेंगे तो लूप इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही होता है लूप का, और वोल्टेज जो होती है वो दो पॉइंट्स के दरमियान होती है। तो लूप के अंदर जो आपके पास वोल्टेज होगी, या आपके पास जो कह सकते हैं ई डॉट डी एल है, वो आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। तो इस हिसाब से फिर आपकी ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 जो बनेगी वो कुछ यूँ बन जाएगी। फिर आप जो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद ये एफ जो सा है आपके पास एफ एस के बराबर आ जाता है। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हमें ये कहती है कि यहाँ पे ईएमएफ के लिए बैटरी के अंदर अब ईएमएफ जो सी होती है वो एफ एस की वजह से होती है, जो कि इसके इंटरनल फोर्स पर यूनिट चार्ज है। अगर वो होगा तो बैटरी के अंदर ईएमएफ होगी, सही। तो अब वो कहता है कि जी फॉर एन आइडियल सोर्स, अब आइडियल सोर्स है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक आइडियल सोर्स है, आइडियल बैटरी है जो कभी होती नहीं, लेकिन हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक आइडियल सोर्स है और उसकी कंडक्टिविटी, अब आइडियल सोर्स का मतलब ये है कि उसकी कंडक्टिविटी हमारे पास इनफाइनाइट है, जो उसके लिए हमने सिग्मा लेना है वो इनफाइनाइट लेना है, और जो रो उसकी क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। अब जब सिग्मा इनफाइनाइट है तो वो तो कोई अपोजिंग फोर्स ही नहीं है, उसके यहाँ पे कोई अपोजिंग फोर्स लगेगी ही नहीं, वो जैसे निकलेगा और वैसे ही नेट फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी हमारे पास, कि कोई फर्क आया ही नहीं, कोई उसने अपोजिशन ली ही नहीं, वो जैसे निकला वो उसी तरह वहाँ से वापस आ गया। तो हमारे पास जो ये नेट फोर्स थी ये क्या आ गई आइडियल केस के लिए, ज़ीरो। अब हमने इसको इक्वेशन पीछे जो हमने प्रूफ की निकाली थी, इक्वेशन नंबर 1 थी, उसमें हमने इसको पुट कर दिया, तो हमारे पास 0 इक्वल्स टू एफ एस प्लस ई आ गया। यहाँ से ई की वैल्यू हमने निकाली तो वो आ गई माइनस एफ ऑफ एस। तो ये जो इंटरनली सोर्स की फोर्स थी, फोर्स पर यूनिट चार्ज था। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई। अब हमें पता है कि वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज बिटवीन टू टर्मिनल्स ए एंड बी हमारे पास होता है ई डॉट डी एल। ये हम पोटेंशियल ग्रेडियंट से ये वाला फार्मूला निकाल लेते हैं। तो अब ई की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ई की जगह हमारे पास क्या आ जाता है, एफ ऑफ एस माइनस माइनस से कट जाता है। जब ये माइनस माइनस के साथ कटता है तो v इक्वल्स टू ए टू बी एफ ऑफ एस डॉट डी ऑफ एल ये आ जाता है। और फिर आप देखें तो ये अब इस इक्वेशन के थ्रू एफ ऑफ एस आपके पास एफ के बराबर है
आप यहाँ पे इस एफ ऑफ एस की जगह इस एफ को रिप्रेजेंट कर देंगे। और आपने पहले कहा कि ये जो लूप ईएमएफ है इट इज ओवर अ क्लोज्ड लूप, कि ये जो एफ है ये टोटल एफ पे भी है और ई पे भी है। बेशक ई का जो सा वो आप लेंगे ओवर लूप पे, जो इंटीग्रल लेंगे वो ज़ीरो आ जाएगा, लेकिन ईएमएफ जनरेट आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव तब करेगा इस एफ के लिए कि जब ये पूरी एक लूप पूरी जो लूप होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। ए से बी था ना, यहाँ पे ए से बी था, तो वो एक लूप नहीं थी। एक ए टर्मिनल से चला फॉर एग्जांपल चार्ज बी टर्मिनल पे जाके रुक गया, लेकिन लूप पे क्या होगा कि यहाँ से चला फॉर एग्जांपल ये चार्ज यहाँ से चला, फिर चल के ये इसने सफ़र तय किया और फिर ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो वो ईएमएफ जनरेशन, वो ईएमएफ फोर्स, वो वर्क डन था कि जो उसने चार्ज ने पूरा ये लूप को इसको कंप्लीट करवाया। सो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ गया, जो फाइनल हमारे पास आंसर आया ईएमएफ के लिए, वो आंसर क्या आया था, ये दिस इज द फाइनल आंसर फॉर आवर ईएमएफ। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अस्सलाम वालेकुम।